किसी को कुछ पता है कि आपको बिना हेलमेट का कोई व्यक्ति पकड़ लेता है या बिना इंश्योरेंस का कोई पकड़ लेता है। गाड़ियों को, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें परमिट होता है ना, ट्रक वगैरह में बिना, जो बस या ट्रक होते हैं बिना परमिट के वगैरह नहीं चल सकते। आप देखे होंगे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, लिखा रहता है ना, तो उसको परमिट किस धारा के द्वारा दिया जाता है, और अगर आपको फ़ाइन करनी होती है तो कौन से धारा से करेगा, ये सारी बातें समझेंगे कि कितने वर्ष के लोग गाड़ी चला सकते हैं, 18 वर्ष के नीचे के लोग कितनी सीसी की गाड़ियाँ चला सकते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो कितने सीसी की गाड़ियाँ चला सकते हैं। मालूम होगा किसी को? ना के बराबर। एक मोटर यान अधिनियम आप पढ़ लीजिए और दूसरा पढ़ लीजिएगा आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम। इस दो में से हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो अधिनियम है इसमें से, समझे। एक मोटर यान अधिनियम कि गाड़ी और स्कूटी चलाते समय क्या नियम बरतने चाहिए और कौन से अधिनियम आपको आते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम के साथ साथ आप समझिएगा कि व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा किया गया बातचीत किए गए दिए गए गालियों को कैसे मैनेज किया जाता है, किस प्रकार के केस होते हैं, किस प्रकार के उसमें दंड के प्रावधान है, वो सारे देखेंगे। ठीक है, एक दिन मोटरयान अधिनियम को पढ़ लीजिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो, और एक दिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम पढ़ लीजिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम आपके सिलेबस में, आपके सिस्टम में जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, मोटरयान अधिनियम 1988। मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम 1988 कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? मोटरयान अधिनियम 1988 में हुआ आया था, लेकिन लागू कब से हुआ ये भी आपको ध्यान देना है। तो आप देखेंगे इसको, ये लागू हुआ 1 जुलाई 1989 से। कब से? 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ। कब से हुआ? 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ। और सवाल पूछ दे आपसे कि इसमें धाराएं कितनी हैं, तो धाराएं इसमें 217 है। कितनी धाराएं हैं? धाराएं हैं 217। और अगर अध्याय पूछे आपसे कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय हैं 14। दो चीज़ें याद रखिए, धाराएं 217 हैं, अध्याय 14 है, और ये अधिनियम 1988 में आया था और 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था। आगे का क्वेश्चन लिखिए कि मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान अधिनियम 1988 में भारी मालयान से आप क्या समझते हैं? से भारी मालयान से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? भारी मालयान का मतलब जो ट्रक होते हैं, 10 चक्के वाले ट्रक होते हैं, 20 चक्के वाले ट्रक होते हैं, यानी जो बड़ी जो माल ढोने वाले वाहन होते हैं, समझ गए। जो बड़ा माल ढोने वाला जो वाहन होता है उसके लिए, उससे आप क्या समझते हैं? 1988 से भारी माल यान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा कि जिसका वेट 12,000 किलो से अधिक हो। जिस भी गाड़ी का वज़न 12,000 किलो, कितने? 12,000 किलोग्राम से अधिक माल ढोने वाला यान, माल ढोने वाला यान। अब कोई सवाल पूछेगा आपसे कि बताओ भारी माल यान जो ट्रक वगैरह चलते हैं उनकी अधिकतम जो वेट होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 12,000 किलोग्राम। आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना रोड धंस गया है, तो रोड कैसे धंस जाता है? रोड धंस जाता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर माल दे दिया जाए। ये तो नियम कहता है 12,000 किलो, 12,000 किलो थोड़ी रहता है, उसके कई गुना ज़्यादा रहता है, इसीलिए रोड जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसको देखने वाला कौन है? पैसा दीजिए और तमाशा देखते जाइए। ठीक है,
अगर इसमें आपको धारा पूछे कि भारी माल यान का धारा क्या है, हैवी जो व्हीकल है वो धारा 216, लिखिए ये किस धारा में लिखा हुआ है, धारा 2 के 16 में लिखा हुआ है, धारा 2 के 16 में। कैसे सवाल पूछेगा कि भारी माल यान का जो जिक्र है वो किस धारा में है, धारा 216 में है। किस में है, धारा 216 में है। आगे का क्वेश्चन लिखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 में, मोटरयान अधिनियम 1988 में उसमें अध्याय होता है, इस तरह संविधान में भाग होता है ना, वैसे इसमें अध्याय होते हैं। ठीक, मोटरयान अधिनियम 1988 में मोटरयान की परिभाषा किस धारा में वर्णित है। 1988 में मोटरयान की परिभाषा, मोटरयान की परिभाषा किस धारा में वर्णित है, किस धारा में वर्णित है, ये है धारा 228 में। किस में है, धारा 228, लिखिएगा धारा 228, धारा 2 के 28 में है, ये लिखिएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 में मोटरयान की परिभाषा, मोटरयान की परिभाषा मतलब जिसमें इंजन होगा। साइकिल को मोटरयान नहीं बोल सकते, साइकिल मोटरयान नहीं है, मोटरयान बताया गया है कितने सीसी से कितने सीसी के इंजन को मोटरयान कहा जाएगा, ये है धारा 228 में। आगे लिखिएगा कि भारी माल यान का हम बता दिए किस में था, धारा 216 में। किस में था भारी माल का, भारी माल का किस में था, धारा 216 में था, याद रखिएगा। और मोटरयान अधिनियम की परिभाषा जो है वो धारा 228 में है। और भारी यात्री मोटरयान लिख लीजिए, इसी में लिखिए भारी यात्री मोटरयान, भारी यात्री मोटरयान, इसकी जो परिभाषा दी गई है वो किस में है, 217। देखिए ये भारी यात्री मोटरयान का मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी बसें चलती है, डबल वाली बसें चलती है, लंबी लंबी जो कोलकाता जाने वाली बसें हैं, पटना जाने वाली बसें हैं, वो है भारी, जिसमें यात्री ढोए जाते हैं, भारी यात्री मोटरयान, वो धारा 217 में दी गई है। और अगर परमिट की बात करेंगे कि गाड़ियों के परमिट की चर्चा किस में की गई है, तो धारा 2 के 31 में की गई है। परमिट की चर्चा किस में है, धारा 231 में की गई है। और मोटरयान की परिभाषा धारा 228 में दी गई है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे लिखिए, उतारिए जल्दी से, चौथा नंबर लिखिए, बाद में बात कर लीजिएगा, पहले नोट करिए। आगे लिखिए, मोटरयान चलाने के लिए कितनी आयु की सीमा निर्धारित है। मोटरयान चलाने के लिए कितनी आयु की सीमा निर्धारित है। मोटरयान चलाने के लिए ये तो अंदाज़ा बता सकते हैं, कितने साल होने चाहिए, 18 साल से अधिक होने चाहिए, 18 साल, 18 प्लस लिखिए, ठीक है, 18 प्लस। मोटरयान चलाने के लिए कितनी आयु की सीमा निर्धारित है। और अगर कोई 18 साल से कम का व्यक्ति है और वो चलाना सकता है, बहुत जिद कर रहा है कि मोटरसाइकिल चलेबो, मोटरसाइकिल चलेबो, तो उसको कितना सीसी का मोटरसाइकिल दिया जा सकता है, कितना सीसी का, 100 सीसी का तो 18 साल से अधिक चला सकता है, उसको दिया जा सकता है 50 सीसी का। कितने सीसी का, देखे होंगे किसी किसी वीडियो में छोटा छोटा बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है, वो 50 सीसी की गाड़ियाँ होती है। जब 100 सीसी की गाड़ी, वो जो टीवीएस की क्या बोलते हैं, लूना, वो इतना एक्सीलेटर देने के बाद 1 घंटे के बाद स्पीड पकड़ती है, तो 50 सीसी की है, 1-2 बार मारेगा तो स्पीड चलेगा, तो बच्चे को इसमें ज़्यादा क्षति नहीं है। और कितने साल, ये जो, हाँ आ जाओ, 50 सीसी जो है, क्या 14 साल का बच्चा चला सकता है, हाँ कुछ हो, 16 साल, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 16 साल, और 18 साल से कम, 18 साल से कम होनी चाहिए, 16 साल से अधिक होनी चाहिए। अब 12 साल में चलाने लगेगा, टांग ना गोड़ जुटेगा जी, उसका खिच्चा रहता है, अपने टूट भाग जाएगा। जो लंबा रहेगा तब से, लंबा रहेगा तो उसको चलाने देना, ऐसे कौन मरे नियम का फॉलो तुम लोग करती है। किताब में जो लिखा हुआ है थोड़ी किसी को पता है,
क्या मतलब है? आज तक जानने की कोशिश भी की क्या? इतने बड़े बड़े गधे हो चुके हो भैया, कभी भी जो कोशिश नहीं की। पैसा लेना, जो हेलमेट और पैसा ले लेके रसीद काट के जो दिया उसको देखते तक नहीं हो कि कौन से धारा से कौन सी उसमें जो धारा लगाई गई उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक सीखोगे नहीं, हाँ, जब तक कैसे नहीं लिखता है। हमने फाइन भरा है, दिखाऊं? हमारा दिमाग नहीं चलता है। दिमाग चलता है कहाँ? वो रोड पर मुझे पता है कहाँ चलता है। जिसके बारे में जानकारी चाहिए वो आप लोग को रहता है, बाकी जो आपको चाहिए ज़िंदगी के लिए वो कभी याद नहीं रहेगा। और जिस दिन बात गलत लगे उस दिन आइएगा उधर से गोबर लेके। मोटरयान अधिनियम 1988 में, मोटरयान अधिनियम 1988 में, मोटरयान अधिनियम 1988 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के संबंध में, अनुव्यक्ति है सर। अनुज्ञप्ति के संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन है। इसका आंसर लिखिए, जहाँ व्यक्ति निवास करता है वहाँ आवेदन कर सकता है। दूसरा लिखिए, जहाँ धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय स्थित है, जहाँ धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय स्थित है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। समझा देते हैं क्या चीज़ें हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा लेता है, उसकी अनुमति के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है, इतना याद रखना है कि जहाँ व्यक्ति निवास करता है वहाँ आवेदन कर सकता है। किस लिए? मोटरयान अधिनियम की अनुमति के लिए। और जहाँ धारा 12 के अंतर्गत विद्यालय स्थित है और स्कूल जाने के लिए जो अनुमति लेते हैं वो धारा 12 में आता है। क्या आएगा धारा 12 में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। छठा नंबर लिखिए, किसी भी चालान अनुज्ञप्ति को, किसी भी चालान अनुज्ञप्ति, किसी भी चालान अनुज्ञप्ति को किन दशाओं में प्रतिसहत किया जा सकता है? किन दशाओं में प्रतिसहत किया जा सकता है? किया जा सकता है, किन दशाओं में किया जा सकता है? लिखिए, ऑफिशियल जो लैंग्वेज होता है, जो समाहरणालय या किसी कलेक्ट्रेट से या कोर्ट के जो बेल वाले पेपर होते हैं उसको समझना मुश्किल है। आप देख करके बोलिएगा तो छोड़ा तो ही पढ़ पाते हैं क्या? कोई केस में सम्मिलित है? कोई है तो अगर एक बार किसी का मर्डर करके जाइएगा, वो जो बेल पेपर होता है ना, उसमें समझ में नहीं आएगा कि मेरा नाम भरने के लिए बोल रहा है कि क्रिमिनल का नाम भरने बोल रहा है। दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आप शब्दों के अर्थों को नहीं जानते हैं। उसी तरह अर्थ को समझिएगा। अगला लिखिए, इसी में इसका आंसर लिखिए कि अनुज्ञप्ति धारक अभ्यासिक अपराधी, अनुज्ञप्ति धारक, अनुज्ञप्ति धारक क्या है? अपराधी है, अपराधी या शराबी है। क्या है? शराबी है। अगला इसी में लिखिए, दूसरा है कि संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग। संज्ञेय अपराध का मतलब, संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग। हम लोग किसी को अपनी गाड़ी नहीं देते हैं जल्दी,
इसलिए कि छोड़ा तो केकरो धक्का मारी देवे, बोलते हैं ना, या किसी को लड़ा देंगे, या किसी मतलब कोई कांड करके उस गाड़ी से भाग रहे हैं, तो आदमी के साथ साथ बेचारा निर्जीव गाड़ी भी दोषी हो जाता है, होता है ना। अगर अभी शराब ढोया जाए बिहार में, तो आदमी को जो पकड़ता है, नया मोटरसाइकिलों को भी रख देता है, मोटरसाइकिल भी काम से गया, होता है ना। तो यहाँ पे वही है, चालान अनुज्ञप्ति, संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग, और एक है कपट से अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। कपट से अनुज्ञप्ति, किससे? कपट। कपट मीन्स क्या होता है जी? हाँ, कपट से अनुज्ञप्ति, कपट से अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो। ये सारी बातें किस में दी गई है? ये है धारा 19 में। किस में? 19। किसकी धारा? मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 19। संविधान की धारा बोल दीजिएगा नहीं, और आईपीसी की धारा। संविधान में धाराएं तो होती नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए बोला, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, आईपीसी में धारा होता है, सीआरपीसी में धारा होता है, लेकिन ये धारा है किसकी? मोटरयान अधिनियम की धारा है। समझ में आई बात? अलग अलग नियम की अलग अलग धाराएं होते हैं। ये मोटरयान अधिनियम की धारा 19 में। बाद में पूछ ना दीजिएगा सर आईपीसी की धारा 19 में कुछ और था, बता दिए आप कुछ। कहाँ? कपट से अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो। ये सारी बातें किसमें है? सारे सवालों का एक ही आंसर, धारा 19। मोटरयान अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण, क्या? रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता किस धारा में है? रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता किस धारा में है? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? होता है? कैसे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं, कैसे पता चलता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ? अरे गाड़ी का जो नंबर है माई बाप, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है। गाड़ी का जो नंबर होता है ना पीछे में, BR51E 5227 ऐसे करके होता है ना, 4 डिजिट का जो नंबर है आपकी गाड़ी के पीछे में, वही क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो आप देख रहे हैं BR का मतलब क्या? बिहार। ये 51 का मतलब क्या है? इस ज़िले का क्या है? कोड है। और लास्ट में जो आपके 4 डिजिट नंबर होते हैं, ये 4 डिजिट नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये टोटल मिला करके होता है। बिहार का है, कोड है ज़िले का, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए आपके। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये आवश्यकता किस धारा में है? कौन सा धारा बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कराना आपको आवश्यक है? किसका भी जानने की कोशिश किए हैं? कौन सा धारा? धारा 39। कौन सी धारा है? धारा 39। लिखिए, धारा 39। किसकी धारा? मोटरयान अधिनियम की धारा 39। आगे लिखिए, अगर हम रजिस्ट्रेशन मेरा कोई ख़त्म कर देता है, लिखिए रजिस्ट्रेशन का निलंबन, रजिस्ट्रेशन का निलंबन, रजिस्ट्रेशन का निलंबन। अगर रजिस्ट्रेशन का निलंबन करना हो, ख़त्म करना हो रजिस्ट्रेशन को, तो कौन से धारा से? धारा 53 से। किससे? धारा 53। कौन सा धारा? धारा 53। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कौन से धारा से होता है हमारा? किस धारा में वर्णित है? 39 में। अगर रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करना है, निलंबित करना है, तो कौन सा? धारा 53 में। एक और लिखिए इसमें आप कि मोटरयान संबंधी रजिस्टर संधारित, मोटरयान संबंधित रजिस्टर संधारित करना। रजिस्टर संधारित करना का मतलब? संधारित करना मतलब सेव करना। मोबाइल में सेव करते हैं ना, संधारित मतलब सेव करना, रक्षित करना। तो मोटरयान संबंधी जो रजिस्टर संधारित करेगा वो है धारा 63 में। किस में है? धारा 63। धारा 63। बसों में कंडक्टर का होना कोई नियम में लिखा गया है क्या?
है? बस में जो कंडक्टर होते हैं, बिना काम का कंडक्टर होता है या उसको नियम में दिया गया है? दिया गया है। मोटरयान अधिनियम में बोला गया है कि भैया बस में कंडक्टर नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? चलती एम उतर जाएगा, चलती एम चढ़ जाएगा, और गिरे भटकेगा सो अलग, सरकार से पैसा मांगेगा सो अलग। तो कंडक्टर का जो अनुज्ञप्ति है उसकी आवश्यकता धारा 29 में दी गई है। किस में दी गई है? धारा कंडक्टर की अनुज्ञप्ति, यहाँ लिखिए कंडक्टर की अनुज्ञप्ति। इंग्लिश में मोटरयान अधिनियम को क्या बोलते हैं? मोटर को क्या बोलेंगे? मोटर तो मोटर हुआ, यान को क्या बोलेंगे? चालक, व्हीकल। और अधिनियम को क्या बोलते हैं? पता कौन सी है आप लोग को? कुछ पता है ये बताओ। इसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, MVA, मोटर व्हीकल एक्ट। और जो इंस्पेक्टर होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं MVI, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जो गाड़ी पकड़ता है, नहीं घूमता है MVI लगा के। देखना क्या है, कितना बेइज्जत करते हैं आप लोगों को, कितना बेइज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। रास्ते में चलिए, गौर करिए इसको। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है, पता है, पढ़ना आप लोग को भारी लगता है। पढ़ने को मज़ा बनाइए। जिस दिन किसी चीज़ को भारी बना लीजिएगा ना, उस दिन आपको मज़ा नहीं आएगा। आप लोग ऐसे बोलिए, हम लोग के मन में चलता है धो बहुत पढ़ना पड़ता है, हम उसको भार दिखाते हैं। आप उसको खुशखबरी दिखाइए, वो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मज़ा आता है। जब किसी चीज़ में पॉजिटिवनेस होता है ना, तो मज़ा आता है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति को गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आए, उसका ध्यान घर पे रहे, तो वो गाड़ी कहीं और ठोक देगा, गाड़ी अच्छे से चलेगी क्या? जिस व्यक्ति को जिन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, मेरे तरफ से उन व्यक्तियों को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। अगर पढ़ने में मन लगता है तो 100% पढ़ने में दीजिए, नहीं लगता है तो 50% कभी मत दीजिए। जिस चीज़ में 100% मन लगता है उस चीज़ में अपना 100% लगाइए। लेकिन हाँ, ज्ञान जरूर जानिए। एक दरोगा बोल दे आपको कि भैया धारा कौन सा है, तो आप लोग तो हमेशा गाड़ी पकड़ा, पुलिस के डर से भाग रहे हैं, चलते चल गाड़ी छीन तो, चाबी ले तो, का है आपको ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमारे पास हेलमेट होता है, गाड़ी में इंश्योरेंस होता है, हमारा लाइसेंस होता है, तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस रहता है, चल तो की करवा, पकड़वे न करवा, होता है ना जी। तो वो कॉन्फिडेंस तब भी होगा जब आप, मान लीजिए कोई दरोगा कोई मूर्ख आदमी को पकड़ ले, तो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपको डरा सकता है। डराता है ना? डराता है। इन लोगों को तो विशेष डराता है। स्कूटी पकड़ लिया, तुरंत मम्मी पापा को फ़ोन पकड़ लिया, फिर भी 1000 टका ऐंठ लेगा। तो वो जो 1000 रुपया आप देने जाइएगा, तो आपको ज्ञान था, उस समय आपको अपनी कमी नहीं दिखती है कि हमारे यहाँ यानी हम ताकतवर नहीं हैं। सामने वाला जो ताकतवर रहेगा लात मार के पैसा ले लेगा। सब जगह की यही कहानी है। इसलिए सीखने को कहता हूँ। लेकिन कई लोगों को लगता है कभी कभी ना, मन में लगता है कि पढ़ाना छोड़ दूँ, नहीं पढ़ाऊँ। इसके पीछे का कारण है कि आप कितनों पढ़ा दो, कितनों बोल दो, पता नहीं स्टूडेंट को गाली देने में मज़ा आता है, बहुत गाली देगा, समझे। भारत के युवाओं की स्थिति क्या है आपको मालूम है? पता है कुछ? भारत के युवा आधा से अधिक तो नशा में है, सिगरेट पी रहा है, इंजेक्शन ले रहा है, ड्रग, मज़ा आ रहा है, मज़ा। अरे भैया, पैसा कहाँ से लाओगे? एक दिन भिखमंगे हो जाओगे। जिस दिन पता चलेगा ना, दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि हम इसके बिना भिखमंगे हो जाएंगे, उस दिन ज़िंदगी में वो काम नहीं करेगा। लफंगेबाजी को देखें, लफंगे जो होते हैं, अगर जो लफंगा होता है, एक दिन लड़कियां अगर बीच रोड पे उसको थप्पड़ मार दे ना, तो दूसरे दिन से अपना बाप बाप करने लगता है, नहीं छेड़ता है। करता है क्या? उस दिन भी उसको अपना बेइज्जती फील होता है। देखिए, उस आदमी में इमोशन है, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं। चप्पल उठा के मार दे, तुरंत सुधर जाएगा।
एक दिन जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, जिस दिन तरसिएगा ना 1 रुपये के लिए, तो पता चलेगा ज़िंदगी क्या था और हमने क्या करने में उम्र गुजार दिया। ये जो घड़ी है ना, कभी रुकती नहीं है। जो समय जा रहा है ना, आप बच्चे थे, किसी दिन बिना पैंट के घुमा करते थे, घरों में घुड़कते थे, चल नहीं पाते थे। आज हमारे पास जीन्स हैं, 4000 की जीन्स पहनते हैं, 2000 के शर्ट पहनते हैं आप लोग, 5000 की घड़ी पहनते हैं। समय, आपको खुद अपने उम्र का अंदाज़ा नहीं होगा कि हम किस हिसाब से बढ़ते चले गए। पता है, अंदाज़ा है किसी को? और किस हिसाब से बूढ़े हो जाइएगा, किस दिन ये खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी ना, बिना पैसे के। उस दिन आपका बच्चा भी भीख मांगने के लिए भटकेगा, तो उस समय अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। जिसको नहीं लगता है पढ़ने में मन, वो या तो जिस चीज़ में मन लगता है उसमें लग जाइए, और जिसको लगता है वो आधा अधूरा मत पढ़िए, पूरा का पूरा पढ़िए। आपने एक जवान IAS ऑफिसर को देखा होगा, IAS सफ़ीन हसन, नाम सुना है उसका आपने? IAS सफ़ीन हसन का नाम सुना है? जज्बा देखें आप उसका, वीडियो देखते हैं। जब हम वीडियो देखते हैं ना कुछ देर के लिए, तो मन में लगता है काल IAS बनी जो। ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ को जब आप देखते हैं तो आपके मन में थोड़ी देर के लिए उत्तेजना पैदा होती है ना, कि अच्छा ये कर लिया, हम कर लेंगे। वो IAS सफ़ीन अंसारी का, जब हमने वो उनका क्लास वो जाता था, IQRA IAS एकेडमी, इस एकेडमी में वो पढ़ा करता था। मेंस के एग्ज़ाम में जब वो IAS का मेंस देने जा रहा था, उस समय वो किसी एक्सीडेंट की दुर्घटना में उसका पैर टूट गया था। पैर टूटा था, पैर आपको छछार आ जाए तो नहीं, वो गोड़ दुखार लो, हाथ दुखार लो, उसका पैर टूट गया था और वो मेंस देने के लिए गया और मेंस क्वालिफाई हो गया। ऑफिस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका भी ऑटोमेटिकली यूट्यूब चलेगा, वो बाथरूम में बल्ब लगा हुआ है। अभी गाना बज रहा था ना कुछ देर पहले, जो हम गए, जो भी बजाइएगा सबसे पहले वहाँ बजेगा, और जिसको पकड़ लूँगा एक बार गाना बजाते वहाँ। हमने बोला है आपको कि जब आपको गाना सुनना हो, आपके लिए स्वतंत्र है। आप 1 घंटे तक मौज मस्ती करिए, क्या देखना है हमको कोई मतलब नहीं है। आप 1 घंटे तक आपको इंटरटेनमेंट दे रहे हैं ना, 1 घंटा इंटरटेनमेंट देते हैं। आप यूट्यूब देखिए, भोजपुरी वीडियो देखिए, जो देखना है 1 घंटे देखिए, पढ़ने के टाइम को छोड़ करके। आठवां नंबर लिखिए, मोटरयान अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण का निलंबन। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, निलंबन मत, रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देना। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? मोटरयान अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण का जो निलंबन है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, उसका आंसर आप लिखिए। यदि कोई गाड़ी है, मान लीजिए टार्जन द वंडर, वो गाड़ी क्या करता था? दूसरे को मारपीट देता था, किसी को भी होड़स दिया। तो अगर मोटरयान यानी किसी गाड़ी से अगर किसी व्यक्ति को कोई खतरा है, लिखिए मोटरयान से खतरा। किसको खतरा हो सकता है? मोटरयान से कौन डरेगा? आदमी डरेगा ना। किसको खतरा हो सकता है? मोटरयान से, इस तरह लिख लीजिए, जनता को खतरा। मोटरयान से अगर जनता को कोई खतरा होता है तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन हो सकता है, निलंबन हो सकता है। दूसरा नंबर ये लिखिए कि जब मोटरयान अधिनियम की पूर्ति नहीं करता है, यानी कोई गाड़ी चलाता है और जो अधिनियम में दिया गया है, जो नियम दिया गया, उस नियम के अकॉर्डिंग गाड़ी नहीं चलाता है, यानी यहाँ लिखिए अधिनियम को नहीं मानता, अधिनियम को नहीं मानता, अधिनियम को नहीं मानता। घर में आप अपनी बातें, माँ बाप की बातें नहीं मानिए, क्या करते हैं? या तो 2 डंडा दे देते हैं या घर से भगा देते हैं। उसी प्रकार अगर इसके अधिनियम को आप नहीं मानेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे लिखिएगा कि परमिट के बिना भाड़े पर दिया गया है। अगर आप बिना परमिट के चलाते हैं, परमिट के बिना भाड़े पर दिया जाना,
अगर आपके पास परमिट नहीं है और उस गाड़ी को आप भाड़े पर दे देते हैं तो उस दौरान भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए जब तक बस वाला परमिट नहीं लेता है तब तक वो इधर उधर गाड़ी अपना नहीं चलाता है, रेंट पर भी नहीं जाता है। आप देखे होंगे कि गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट होते हैं, किसी किसी का नंबर प्लेट पीला होता है और किसी किसी का नंबर प्लेट सादा होता है। दोनों के बीच क्या अंतर है? जो पीले प्लेट वाले होते हैं, पीला वाला वो नहीं, पीला वाला होता है व्यवसाय के लिए, यानी आप उस गाड़ी को भाड़े पर दे सकते हैं, उसको हम बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं। पीला वाला जिसमें नंबर प्लेट पीला होता है वो गाड़ी भाड़े की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? भाड़े की गाड़ी पर उस गाड़ी को लगा सकते हैं, भाड़े पर लगा सकते हैं। लेकिन जिसका नंबर प्लेट सादा होता है वो होता है पर्सनल व्हीकल्स। जैसे हमारे मोटरसाइकिल का जो नंबर प्लेट है वो कैसा है? सादा है। सादा है मतलब हमारा पर्सनल व्हीकल है, हम भाड़े पर नहीं दे सकते। किसी की अगर कार है, कार में अगर पीछे वाइट प्लेट लगी हुई है तो हम उसको भाड़े पर नहीं दे सकते। ये नियम कहता है। आदमी तो नियम तोड़ के चलता है, उसको भी भाड़े पर देता है, लेकिन नियम सादा प्लेट पर्सनल कार और पीला प्लेट व्यवसाय वाला कार। अगर ये पूछे ये सारी चीज़ें किस धारा में दी गई है, इसको भी लिख लीजिए। ये धारा आपका 53 में होगा। किस में है? धारा 53। ये सारी चीज़ें किस में है? धारा 53, 53 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 53 में है। आगे का लिखिए 9 नंबर। इसके पहले इसकी जानकारी आप लोगों को थी, आप कोशिश किए थे जानने का, नहीं ना? अब इसकी जानकारी, इतना ही क्वेश्चन इससे आता है। अगर एग्ज़ाम में आ भी जाता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर लिखिए। अच्छा, इंश्योरेंस, चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार, तब क्वेश्चन लिखाएंगे। इंश्योरेंस, हम जो गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं किस लिए कराते हैं? मान लीजिए हम किसी गाड़ी से चल रहे हैं और ये आदमी बैठ करके गाड़ी चला रहा है और इधर से भी ये गाड़ी आ रही है और ये आदमी गाड़ी जेट के चला रहा है। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है और दोनों लड़ जाए, दोनों लड़ गया एक जगह। इंश्योरेंस कराते हैं, फ़ायदा किसको मिलेगा? इंश्योरेंस हम किस लिए कराते हैं? बस बस बस, एक दिन हमने कल कही थी आपको, बहुत सारी बातें हमें ना सुन के पता चलती है कि अकबर बदमाश था, महात्मा गांधी खराब था, अम्बेडकर बेकार कानून बनाया, कई सारे फॉरवर्ड लोग बोलते हैं। यहाँ भी वही बातें, सुनी सुनाई बातें। इंश्योरेंस क्या होता है वो देखिए। इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक इंश्योरेंस वो होता है जो आपके गाड़ी के साथ साथ आपकी क्षति को भी पूर्ति करता है। आपने ऐसा सुना है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सुने फर्स्ट पार्टी, और एक सुने होंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सुने हैं? देखिए, इंश्योरेंस 2 तरह का होता है। अगर आप चलते चलते किसी व्यक्ति को धक्का मार देते हैं और वो व्यक्ति किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को पैसा देगी आपके इंश्योरेंस से। आपने इंश्योरेंस कराया है, आपने जो इंश्योरेंस कराया वो इंश्योरेंस कराया कि भैया सामने वाला व्यक्ति को मार देगा तो सामने वाली की जो क्षति होती है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको फुलफ़िल करेगी, ठीक है? और आपको भी, आपकी भी फुलफ़िल करेगी, उसकी भी फुलफ़िल करेगी। हम लोग जो कराते हैं ना, हम लोग जो कराते हैं, हम लोग इंश्योरेंस जो कराते हैं वो कराते हैं सिंपल वाला। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में 2 ही अंतर है कि एक ठो इंश्योरेंस में क्या होता है, हमको इंश्योरेंस मिलता है, एक ठो में उसी को मिलता है, सिंगल सिंगल। और एक ठो जो इंश्योरेंस होता है किसी को थोड़ा सा भी दिए, वो भी गया और हम भी गए, तो हम दोनों को फ़ायदा मिलता है। वो इंश्योरेंस कंपनी दोनों को फ़ायदा देता है। लेकिन हम छोटका वाला कम पैसा में करा लेते हैं। कम पैसा में जो कराते हैं ना, जिसको धक्का मारे उसको तो पैसा मिल जाता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। यानी अगर आप एक्सीडेंट हो गए और आपके इंश्योरेंस क्लेम तब होता है जब आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा तब। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। तो अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते स्कूटी लेके गए, किसी बूढ़ी को मार दी, अगर बूढ़ी मर गई
तो इंश्योरेंस वाला आदमी उस बूढ़ी को पैसा देगा, और आपका अगर पैर गया एक तो आपको अपने पैसे से खर्च करके अपना इलाज कराना होगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका भी बचत होता है, सामने वाले का भी होता है। यानी अगर आप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो आपको भी इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, गाड़ियों के क्षति के पैसे मिलेंगे, और जिसको हमने टपका दिया उसको भी मिलेंगे। समझ गए? इसलिए इंश्योरेंस कराया जाता है। तो अभी तक इंश्योरेंस कराने का जो मार चल रहा था, आपको क्या लग रहा था कि हमारा गड़िया टूट जाएगा तो गड़िया ठीक कराने के लिए देगा? धत तेरी, गाड़ी ठीक कराने का 50% देता है, वो आपके लिए देता है, आपके लिए। समझ में आई बात? इंश्योरेंस इसलिए दिया कि भैया जिसको तुम ठोक दिए उस व्यक्ति को आखिर कौन पैसा देगा? उसके लिए क्या वो जिम्मेवार है? नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। समझ में आई बात? दीवार वाल में मार दिया तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहेगा ना, आप जाके कोई उड़वा दीजिए। गाड़ी लोग जला देता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। अगर गाड़ी किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए, उसमें आग लगा देता है, इंश्योरेंस क्लेम कर देता है, गाड़ी में आग लगी लो, तो गाड़ी का तो पैसा मिलता है, आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्षतिग्रस्त नहीं है। गाड़ी का तो मिलता ही है, मिलता है ना गाड़ी का। आप समझ गए इंश्योरेंस कैसे क्लेम होता है? आप जानबूझ करके मारिएगा भी तो भागने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भागिएगा। अगल बगल वाला लोग जो है ना, वो आपको डगा के मार देगा। आधा क्षतिग्रस्त वाला पैसा वही लोग दिलवाएगा आपको। हाँ, दिलवाता है। एक दिन, आज से सप्ताह भर पहले की घटना है। मेरा आदत है, मैं गाड़ी काफ़ी स्पीड में चलाता हूँ। लोकल में भी चलता हूँ, 50-60 की स्पीड से चलता हूँ, और हाईवे पर चलता हूँ तो हमेशा 80-90। मुझे पता नहीं, आदत हो गया है। ये ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सेफ्टी लेके चलेंगे, लेकिन मुझे बहुत ख़राब आदत है, काफ़ी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता हूँ। 80-90 और कम में चलाता हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। शायद मेरी एक गलत आदत है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आदत है। आज से सप्ताह दिन पहले यहाँ से धोरैया जा रहा था। धोरैया जाने के क्रम में ढाका मोड़ में एक बच्चा दौड़ गया। 1 सेकेंड के अंतराल से अगर मैं गाड़ी में ब्रेक अप्लाई कर देता तो वो बच्चा मर जाता, साथ में मैं भी चला जाता। मतलब एक मान लीजिए कि हमें तो आँख में बैठा हुआ है ना स्पीड, हमें उस स्पीड से पता नहीं चलता है कितनी स्पीड में गाड़ी है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है कि कितनी स्पीड में गाड़ी है। सामने वाले को पता चलता है। वो बच्चा मेरे पीछे वाला जो बैक साइड होता है ना, हाथ पकड़ने वाला, मेरे जांघ से टकराया, और मेरे पीछे वाले भाग से उसके माथे में इतने ज़ोर से चोट लगा। अब इतनी स्पीड में मैं था कि उसको चोट लगते लगते 1 किलोमीटर हम चले गए। फिर भी हम मिरर में देखे कि वो बच्चा गिर गया, कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा सर में चोट आया। तो स्पीड में थे, ऑलरेडी हम 1 किलोमीटर निकल चुके थे, तो हम निकलते ही चले गए। तो उस दिन हम भी चले जाते और वो बच्चा भी चले जाता, मेरे गलत आदत के कारण। और इंश्योरेंस क्लेम करवा देता अगल बगल का लोग, हमको 2-4 बार देता, हड्डी तोड़ देता, पेपर में नाम आता, वीडियो बनता, आप लोग देखते दिखाएं। यहाँ राहुल सर कत्ते बड़ा बड़ा भाषण दियो, दिल को वहाँ धोई दिल को, अब तुरंत मजाक उड़ाते। हाँ, गाड़ी चोरी में भी मिलता है। गाड़ी चोरी का आपको क्लेम करना पड़ेगा, थाना में FIR देना पड़ेगा, तो हो जाएगा। ये है इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि भैया पुलिसा ने पकड़ा, ये नहीं जान रहे थे कि किसी को मार देंगे तो पैसा मिलेगा। आगे लिखिए, मोटरयान अधिनियम में प्रतिकर हेतु दावा कब पेश किया जाता है? मोटरयान अधिनियम में प्रतिकर हेतु दावा कब पेश किया जाता है? यही वो प्रतिकर है जो अभी हम आपको बता रहे थे। आंसर लिखिए, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होना। दूसरा लिखिए, शारीरिक क्षति। शारीरिक क्षति का मतलब क्या है? हाँ, शारीरिक क्षति का मतलब है कि एक तो गोड़, हाथ और आँख क्या हो गया, शरीर से डिलीट हो गया, ख़त्म। ठीक है, शारीरिक क्षति। और दूसरा लिखिए, पर व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान। पर व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान। पर व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति, पर व्यक्ति मतलब दूसरा। मोटरयान अधिनियम में प्रतिकर हेतु दावा कब पेश किया जाता है? किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है तब, शारीरिक क्षति हो जाती है तब,
पर व्यक्ति की संपत्ति का जो नुकसान होता है तब। और ये सब अगर पूछा जाए आपसे कि किस धारा में दिया गया है, एक ही धारा है इसमें, धारा 165। क्या है? धारा 165, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 है। प्रतिकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ कोमल, क्या बोलते हैं प्रतिकर को इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। 9 नंबर हो गए, 10 नंबर लिखिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में व्यापक संशोधन कब किया गया? ये किया गया 2019 में। कब किया गया? 2019 में। आज के आज 10 क्वेश्चन लिखिए, अभी भी क्वेश्चन उसमें हैं। एक दिन मैं बताऊंगा कि आफ्टर संशोधन यानी संशोधन के बाद जो जो चीज़ों में बदलाव हुआ है, जैसे कि हेलमेट ना होने पर कितनी फ़ाइन होनी चाहिए, गाड़ियों में इंश्योरेंस नहीं है तो कितने फ़ाइन होंगे, ये सारे हम एक दिन आपको करा देंगे। क्योंकि 10 क्वेश्चन में ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए तो इसको याद रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना? अच्छा, हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है, शरीर में लोहा पहनने के लिए नहीं बोला जा रहा है। गिरेंगे तो शरीरों में चोट लगेगा ना जी। हेलमेट का पहनने के लिए देता? हाँ, कनेक्शन तो होता है, शरीर का कनेक्शन तो हाथों गोड़ से, टूट जाएगा तो खा नहीं पाएंगे। फिर से बोलिए। हाँ, वैलिड रीजन बताइए, साइंटिफिक कारण क्या है? ये तो हो गया ठेठी वाला कारण, मैं जाने छे नहीं बताए वो मोथा फूटते तो नहीं बचते, सब बेजान रहा है। साइंटिफिक कारण बताइए। ये जानता है, सब आदमी जान रहा है कि दिमाग जब खराब हो ले तो हम पागल हो जाएंगे, किसी के ऊपर भी पेशाब कर देंगे। दिमाग खराब होगा अलग बात, दिमाग खराब होना अलग बात है। साइंटिफिक रीजन बताइए, आखिर हेलमेटे पहनने के लिए क्यों दिया गया? हाथ गोड़ टूट जाए तो एक हाथ से काम चला लेंगे, दूसरे से चला लेंगे। गोड़वा टूट जाए तो बैठ करके जीवन गुजार लेंगे। इसलिए कि अगर हमें शरीर में कहीं भी चोट आती है तो शरीर में हर जगह कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन। और अगर हमारा शरीर कहीं भी कट फट जाए तो इस कोशिका विभाजन के कारण वो फिर से रिपेयर हो जाता है। क्या होता है? रिपेयर हो जाता है। और जिस दिन हमने आपको मस्तिष्क पढ़ाया, वीडियो अपलोडेड है मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में क्या होता है हमने आपको बताया था कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होती। क्या नहीं होती है? कोशिका विभाजन नहीं होती। और जब मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, तो क्या हमारा माथा फटने के बाद रिपेयर हो सकता है? और जब कोई चीज़ रिपेयरेबल नहीं होती है तो उसको हम क्या करते हैं? कबाड़े खाने में फेंक देते हैं। उसी तरह आपको शमशान के कबाड़ में जाके डाल दिया जाएगा, यानी आप बचेंगे नहीं। क्या बच पाएंगे? नहीं। तो इसका वैलिड रीज़न क्या है कि अगर आपको मस्तिष्क में चोट लगता है तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण मस्तिष्क अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसके कारण मानव की मौत हो जाती है। इसलिए हमें हेलमेट पहनने को कहा जाता है, न कि लोहा पहनने के लिए। अगर ऐसा होता कि हाथ के वजह से हमको दिक्कत होता तो हाथ में भी लड़कियां जो स्कूटी चलाती है वो सफ़ेद सा रैपर पहन के, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो हैंड ग्लव्स बहुत यहाँ से यहाँ तक होता है ताकि जो स्किन है ना वो गंदा नहीं हो। ठीक है, हाँ, पूरा पहनती है ना हाथ में यहाँ से वहाँ तक, तो वो पहनने को बोला जाता। वो आता हमारा लोहा का, प्लास्टिक का, हम लोग लगते राक्षस की तरह चलाते समय। ऐसे ही हेलमेट पहन लेते हैं तो भूत की तरह लगते हैं। जिसको आदत नहीं है ना उनको लगता है क्या पहना दिया।
तो कोशिका विभाजन नहीं होता। फिर भी हमने आपको बताया था कि जो कैंसर होता है, कैंसर किसके कारण होता है? कैंसर जो बीमारी होती है वो किसके कारण होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है? किससे होता है? धूम्रपान से कैंसर, वो तो कहा जाता है, लेकिन कैंसर होता किससे है? नहीं मारने का मन करे ही बताइए। कितना दिन पढ़ा है? जिस दिन हम वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया सब पढ़ा दिए, उसके बाद हम बताए कैंसर होता किससे है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। नहीं बताए हैं? अब क्या पैर हाथ पकड़े ऐसे? अनियंत्रित कोशिका विभाजन जब हमारे शरीर में होता है, कैंसर ना बैक्टीरिया से होता है, ना वायरस से होता है, ना प्रोटोजोआ से होता है, ना फंजाई से होता है, ना फंगल इन्फेक्शन, कुछ नहीं। ये किससे होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजित होने लगेगी, कोशिका विभाजन जिनको लिखना है लिख सकते हैं, हमारे शरीर में अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तो जाकर के कैंसर होता है। अब आपके सब मन में सवाल उठना चाहिए, सर अब बोल रहे हैं मस्तिष्क में कोशिका होता नहीं है, कोशिका विभाजन होता नहीं है, किसी को मस्तिष्क कैंसर कैसे हो जाता है? सवाल है ना, कैसे हो जाता है? तो हमारे मस्तिष्क में 10% गिलियन सेल पाया जाता है। गिलियन सेल 10%। कौन सा सेल पाया जाता है? गिलियन सेल। ये जो 10% गिलियन सेल पाया जाता है, यही 10% गिलियन सेल हल्का भी कोशिका विभाजन करेगा ना, तो करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि ये 90% हमारे माथे में नहीं है, 10% है। ये जो 10% कोशिका विभाजन करेगा, अगर यही हमारे माथे में अनियंत्रित कर दिया, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर दिया, तो ये मस्तिष्क कैंसर का कारण बन जाता है। बताए नहीं थे? पता कैसे चलेगा? देखिए अब तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा पता कैसे चलेगा। डॉक्टर पागल होता है, लेकिन देखिए हम तो कैसे बता सकते हैं कैंसर है? अगर हमारे पास हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं हम नहीं बता सकते। कब? जब हमारे आंत में दर्द उठता है तब हम बोलते हैं आहा पेट में लगता है पथरी हो गया है। अब उसको कैंसर हो जाएगा तो उसको लगेगा माथा में कि कुछ दौड़ रहा है, पागल की तरह करेगा, कमजोरी बुझाने लगता है लोगों को। तो डॉक्टर बताएगा कि कैंसर का क्या क्या कारण है। समझ गए? उसके रोग के लक्षणों के बारे में बाद में जानेंगे। ये समझ में आ गई सबको? ये समझ में आई अच्छे से? क्या बोले? अरे बाबा, डॉक्टर भगवान के पहले शैतान होता है। डॉक्टर भगवान के पहले क्या होता है? शैतान होता है। आपको डॉक्टरों की असलियत नहीं पता है। डॉक्टरों का असलियत अगर डॉक्टरों का असलियत पता है क्या? डॉक्टर, एक दवाई की कीमत 100 रुपये। हमारे भारत में अब जेनेरिक दवाइयों का चलन चल रहा है। जेनेरिक मेडिसिन। मेडिसिन दो तरह के होते हैं। जेनेरिक मेडिसिन, एक होते हैं इथिकल मेडिसिन। दो तरह के। जो एथिकल मेडिसिन होते हैं वो महंगे होते हैं, और जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो दिखते सस्ते हैं लेकिन सस्ते होते नहीं हैं। जेनेरिक मेडिसिन की जो एमआरपी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसका जो पीआरटी रेट होता है, जो प्रिंट रेट होता है, जो जिस रेट में रिटेलर को मिलता है, उस अगर 50 रुपये की दवाई है तो उसको 5 रुपये पड़ता है, और आपको 50 रुपये ही देने पड़ते हैं। अभी संसद के सदन में इस बात का मुद्दा उठा हुआ है, चल रहा है कि जितनी जेनेरिक दवाइयाँ हैं उसकी एमआरपी को क्या किया जाए? डाउन किया जाए। क्योंकि कौन खरीदेगा जेनेरिक मेडिसिन? जिसके पास खुद का जीवन बचाने के लिए वो बेचारा अपने जीवन से लड़ के पैसे जमा कर रहा है, वो ना कराएगा। फ़ायदा तो दोनों से ही है। तारा मंदिर जाइए, दोनों कल लगभग बराबर है। पुरनका में भीड़ रहता है, लाइन लगा हुआ है, हम तो दूसरे वाले चापाकल से पानी भर के चले जाते हैं घर। वो चापाकल से पानी बढ़िया लगता है पीने में। तो ये वाला चीज़ चल रहा है। और 50 रुपये की अगर दवाई है, अगर ये दवाई 50 रुपये की है तो इसमें 30 रुपये अगर डॉक्टर लिख रहा है, 30% डॉक्टर एक है, 30 रुपये डॉक्टर का ही है। इसी में जीएसटी भी है 12%, और इसमें दुकानदार भी है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन ले रहा है? डॉक्टर। ठीक है। और डॉक्टरों की कहानी जब आप सुनिएगा ना, असलियत समझना। ये जो डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं ना, कोई एल्केम कंपनी की दवाई लिखेंगे, डॉक्टर जो दवाई प्रिस्क्राइब करता है, उस दवाई लिखने के पीछे उसके बदले वो हज़ारों करोड़ रुपए का क्या करता है?
दावा करता है। हमको कार दोगे तब हम तुम्हारी दवाई लिखेंगे, हमको कार दोगे तब दवाई लिखेंगे। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, कई सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो लड़कियों की डिमांड करते हैं। आपने जाना होगा इस बात को, किसी को पता है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि जो सच्चाई पीछे है वो हमें दिखती नहीं है। कई सारे डॉक्टर जो बूढ़े हैं वो जवान लड़कियों का डिमांड करते हैं। सोचिए कि हमारा देश किस स्थिति में जी रहा है। आपने सेक्स वीडियो का नाम सुना है ना, पोर्न। हमारे भारत में, हमारा भारत पहले पीछे था, हमारा भारत पीछे था। और हमारा भारत जानते हैं अभी भारत का रैंक कितना है? गाली दे रहे हैं आप लोग को गाली सुनना चाहिए। इंडिया का रैंक अभी पता है कितना है? ये फर्स्ट रैंक में है, फर्स्ट रैंक में है इंडिया। इसको देखने में और इसके साइट को ब्राउज करने में अपना भविष्य देख लो। फर्स्ट रैंक में है। पहले रैंक पर पाकिस्तान हुआ करता था और हमने एक उपलब्धि हासिल की है कि भैया हम फर्स्ट रैंक पर आ गए। क्या देखने में? क्या खाक करोगे प्रगति? ये देखते रहो। हमारे देश को छोड़कर बाकी देशों में सेक्स फ्री है जी, है ना? कहीं भी लोग कर ले, वहाँ कहीं भी लोग वीडियो शूट कर करके कहाँ भेज देता है, इंडिया और पाकिस्तान में। और भारत हमारा फर्स्ट रैंक पे चल रहा है। कैसे पता चलता है फर्स्ट रैंक पे? आप रिपोर्ट देखते हैं, सूचकांक देखिए, सूचकांक, ये सूचकांक है ना, सूचकांक। आपने सूचकांक पढ़ा है कि हमारा देश मीडिया रिपोर्टर्स के मामले में कितने हैं, कितने नंबर पर है? हर एक चीज़ का एक सूचकांक चलता है कि हमारा भारत भूखमरी के कगार पर कितना % पर है, पूरे देशों में कितने नंबर पर है। सूचकांक तो देखते नहीं। आप सूचकांक देखिए। पढ़ा है आपने सूचकांक? नहीं पढ़ा है ना? एक दिन सूचकांक पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो मीडिया प्रेस रिपोर्टर है वो कितनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और पूरे देश में से हमारा देश कवें नंबर पर है। आपको देश की अर्थव्यवस्था नहीं पता, आपको देश के सूचकांक नहीं पता, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट नहीं पता, आपको रखना चाहिए। देखिए, प्रदूषण में भारत देख लो रिपोर्ट। आप जो है YouTube पर जाइएगा और वहाँ सूचकांक सर्च करिएगा, इम्पोर्टेंट सूचकांक, ठीक है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। आप इंडेक्स रिपोर्ट को देखिएगा ना तो इतनी गंदी स्थिति है अभी भारत की कि उतनी अच्छी स्थिति दूसरे देशों की है अभी। दूसरा देश वाला बोलता है क्या यार, इतना विवेकशील आदमी भारत में ये सब काम करते हो। साइट तो बंद तो है यार। हमने बोला कि भैया हेलमेट पहनिए, कई ठो आदमी को पकड़ सकते हैं बिना हेलमेट का? नियम बनता है ना। साइट यहाँ पर भारत में अवैध है, मतलब ब्राउज करना क्या है, एक कानूनी अपराध है। पहले दिन भी कुछ दिन बाद पहले बताए होंगे। हाँ, जो खोलता है वो साइबर क्राइम जो सेल होता है ना, वो पता चल जाता है उसको कि इस व्यक्ति ने खोला, ठीक है? रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहाँ पर आप ब्राउज नहीं कर सकते। लेकिन वो छोड़िए, नियम से बाहर होता है। लेकिन आप सोचिए कि हम कहाँ हैं, किस पायदान पर? आप लोग सोचिए। हम तो इनके लिए तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हैं क्योंकि लड़कियां अभी आगे चलती है और जितना मेरे से सपोर्ट हो सकता है ना उतना हम करेंगे। लड़कियों से मुझे विशेष लगाव नहीं है, जहाँ तक मैं नफ़रत करता हूँ लड़कियों से, बहुत ज़्यादा एलर्जी है मुझे लड़कियों से। लेकिन फिर भी हम इन लोगों के प्रति इतने ये रहते हैं, क्योंकि आप 3 2 5 6 लड़के हैं ना, आपके 6 लड़के रहने से मैं क्लास नहीं कराऊंगा। ये जितनी लड़कियां हैं ये सारी लड़कियां मेरी क्लास को पढ़े रहती है और समय से पहले आकर के बैठते हैं ना। जब लड़कियों में जज्बा है ना तो मुझे इनसे एलर्जी होने के बावजूद भी मैं इनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, खुद का समय निकाल करके। क्योंकि इन लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप जो आइडियोलॉजी होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, वो बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। क्या बोले? कंप्यूटर बेस पर आप नॉलेज पढ़िए। क्या आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने वर्ड नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने एक्सेल नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने पावर पॉइंट नहीं पढ़ा? हाथ पढ़ाओ। आपने कितने दिन क्लास किया? आप एडमिशन लीजिएगा। अगर आपके क्लास में दिक्कत हो, आप बेसिक से सीखिए। क्या आपको हमने बेसिक से नहीं बताया?
कितने लोगों को हमने बेसिक से नहीं बताया? जो पुराने बच्चे हैं ये बताओ, क्या आपने डेस्कटॉप को पुराने से MS वर्ड से बेसिक से आपने नहीं सीखा है? आप जो है एक काम करिएगा, आप अभी एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन लेने के बाद पढ़िए। जो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर की पढ़ाई हर जगह होती है, मैंने शुरू से इस बात को बताया है। कहाँ नहीं होती ये बताओ मुझे। मैं चाहूँ तो मेरे पास नोट्स पड़े हुए, देखो मेरे पास, किसी के पास इंग्लिश की बुक नहीं है कंप्यूटर की, है क्या? मैंने आपको इंग्लिश में लिखाया है ना, CD-ROM CD-RM लिखाया है, वीडियो अपलोडेड है, आप देखिएगा, आपने देखा होगा। जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो अपलोडेड है। नहीं, आप आइएगा, न्यू क्लास जो है वो आपका न्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो बैचेस हैं उनको मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने में जितना होता है कोशिश मैं सोच रहा हूँ कि आप उतना ले जाओ। मुझे GK पढ़ाने में ऐसा नहीं कि मज़ा आता है, लेकिन मज़ा मुझे इस चीज़ में आता है कि आप मेरे रहते कुछ सीख लो। क्या बोले? जनरल नॉलेज के साथ साथ सामाजिक ज्ञान लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जिसको पढ़ना है, मैंने पहले भी बोला था 9 बजे से आपका क्लास कर दूंगा, कोई नहीं आता है 9 बजे, तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं? आप 8 बजे आकर के बैठते हैं, 9 बजे से यहाँ कंप्यूटर की क्लास होंगे, अंग्रेजी में लेक्चर्स हैं सारे। मैं आपको जैसे कि हर एक कंप्यूटर क्लास में लिखे जाते हैं नोट्स को, आप वैसे बुक दे दूँगा, आप नोट्स लिख लेना, ठीक है? लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार मैं बताता हूँ आपको, जितनी चीज़ें कंप्यूटर में आधे से अधिक आप आकर के जान चुके होंगे, आधे से अधिक जान चुके हैं। सब कुछ सीख लिया आपने। आप बताइए, मेरा विदाउट एडमिशन के प्रति पूरे बांका में घूम जाओ, पूरे बांका में, मैं सारे स्टूडेंट के कहता हूँ, पूरे बांका में चले जाइए और विदाउट एडमिशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आपको क्लास करने दे दे कहीं, तो आप मुझे बताना। उसके नहीं, कमी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं किसी भी बच्चे से गुस्सा नहीं होता, या फिर आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने पहले बताया, कोई गलत काम हो ना तो अपने में मेरे समेट लीजिए कि हाँ यो सर गलत है, क्योंकि फ्रेंडली होकर के आपको बता रहे हैं और आपकी फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं। जो चीज़ें हम आपको बता देंगे, जैसे कंप्यूटर में मैंने आपको उसके पहले भी बताया था कि एक वैकेंसी आने वाली है बेल्ट्रॉन की, कंप्यूटर ऑपरेटर। पहले आप थे शायद क्लास में, जो क्लास में होंगे उनको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बीच में ही बंक मार के चले जाते हैं। दोस्त तो हमारा वैसे भी होता है, हम उतना टेंशन लेके नहीं चलते, जाओ दे दो जितनी गालियाँ देना है। बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आएगी, उसमें कंप्यूटर से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं पढ़ा भी दूँ ना तो आप जो है नहीं पढ़िएगा उसको। कितने लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा और कितने लोगों ने उस नोट्स को दोबारा उल्टा करके देखा है, मुझे एक बार बता दीजिए, एकदम ईमानदारी से बताइए। है ना, किसी के पास नोट्स होगा आपके पास, देखा आपने उसको उल्टा करके दोबारा? नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो कॉपियाँ दी जाती है ना नोट्स उतारने के लिए, उस कॉपियों में अगर Ctrl+P लिख दिया जाए तो आप चुपचाप छाप लीजिएगा, पूछिएगा नहीं। ये नहीं जानते, ये बस उतार लेते हैं ना। तो मैंने आपको एक दिन शॉर्टकट की बताया था, Ctrl+P से क्या होता है, Ctrl+D से क्या होता है, Ctrl+F से क्या होता है, Ctrl+A से होता है, बताए थे किसी को? क्लास कराए हैं। आप जाइएगा मेरे YouTube पर, आप वहाँ पे राहुल क्लासेस बांका, राहुल क्लासेस बांका जाइएगा, या आपको नहीं याद रहे तो सिर्फ मेरा नाम लिखिएगा, राहुल सर बांका, इतना लिखिएगा, आपको चैनल आ जाएगा। जितनी वीडियो जितनी मैंने पढ़ा चुके हैं यहाँ पर, कंप्यूटर संबंधित, GK संबंधित, और ये जो आप देख रहे हैं ये दावा अधिनियम, ये अधिनियम आपके सिलेबस में हल्का है थोड़ा, क्या है, थोड़ा है। और एक अधिनियम कौन सा था, IT एक्ट, ये भी हल्का है, 1-2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बदले मैं आपको पूरा चैप्टर कराता हूँ। ये बेटर है या बोलिए मैं 1-2 क्वेश्चन करा के छोड़ दूँ? ये बेटर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर को नहीं पता होगा। रीज़न कि जितने पढ़ाने वाले लोग हैं उनको खुद नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या है। बिकॉज हमने इसको पढ़ा है, क्योंकि हम भैया एक एडवोकेट हैं, हमको नियम पता होता है, एडवोकेट को नियम पता होता है। हमने 3 साल इसी चीज़ को पढ़ा है कि किसको मारने से कौन सा सज़ा होगा, किसी को थप्पड़ भी मार दें तो हमको डर नहीं लगेगा। इसीलिए अब देखिएगा, कभी कभी मैं मूड में रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ। इसे 2-3 दिन से मैं पूरा मूड में हूँ, इसलिए थोड़ी टेंशन चल रही है।
थोड़ा फैमिलियर टेंशन है, दिमाग पूरा का पूरा ख़राब है, किसको क्या बोल दूँ कहना मुश्किल है। हाँ सर, लॉ नहीं किए, वहाँ देखिए आपके पोस्टर बैनर में लिखा रहता है, जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, LLB लिखा हुआ है। इसीलिए कोई ऑफिसर आता भी है ना तो मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते नहीं तो वैसे ट्रीट कर देते हैं, लेकिन उनकी बातों पर हम जल्दी गुस्सा नहीं होते। भैया नहीं जानते हो तो तुम रिक्शा वाला समझ लो, हमको क्या दिक्कत है, समझ लो बुड़बक है। और बुड़बक बन के सीखने में जो भला ही है वो होशियार बन के सीखने में नहीं है। आपने देखा होगा जब मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा ना, जो बेसी पढ़ने में तेज़ है ना वो थर्ड रिवीजन हो रहा है। और देखिएगा मुर्दे हाई पास हुए वाला छोड़ बाजले, यहाँ देखो फास्ट करी गिलो। पता है क्या, क्योंकि वो बुड़बक बन के सीखता है और आप क्या करते हो, उसको लतिया दे रहे हैं पीछे से, बाक उसको भगा रहे हैं। उसके पीछे का जो मोरल है ना, भीतर में जो उसका चलता है वो दिखाता नहीं है किसी को। और जो तेज तर्रार होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो थर्ड डिवीजन में चला जाता है। बाद में अफसोस होता है साला हम तो दिखावा कर रहे थे। आइंस्टीन अंडा पे बैठ जाता होगा उस समय तो बुड़बक बोलता होगा उसको, सॉरी अल्वा एडिसन था, आइंस्टीन नहीं। हूँ साहब में हूँ हाँ कर देते हैं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए हूँ, अरे गलतियाँ हो जाए सुधार दो। जिसने बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन, तो वो क्या सोचा कि एक मुर्गी अंडे पर बैठ जाती थी तो उससे बच्चा निकल जाता था। अब बच्चा जो निकलता था तो अंडा गर्म होने की वजह से उससे बच्चा निकलता था। ये सोचा हम जो है हम भी आविष्कार करेंगे। एक पेटी अंडा लिया वो डंडा वाला और उस पर बैठ गया। अब उसके शरीर के गर्भ से थोड़ी मुर्गी निकलेगा। लेकिन देखो बुड़बकी किया उन्होंने, शुरू से बुड़बक बना, आज से पूरा दुनिया उसका नाम जान रहा है। तो हम अभी भी कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ जानते हैं ना तो उसको छुपा के रखिए, दुनिया के सामने मत दीजिए। दुनिया अगर जान गया कि आप IAS की तैयारी करते हैं, अगर ये आप बता दिए कि राहुल सर मुझे छो ना क्लास जो करवाई छो हाँ दूसरा तीसरा करवाई छो, या तो वो व्यक्ति जो पकड़ने वाला होगा वो क्लास आ जाएगा, या तो वैसा व्यक्ति जिसको लगा धो मर्दे कंप्यूटर क्लास में भैंस नहीं पढ़ाई छे चल दूसरा ठिया वहाँ चला जाएगा। दो चीज़ें हो सकती है। लेकिन जिनमें ऐसा लगेगा कि नहीं फ्री में मिली रहो छो तो चल वहाँ पढ़, तो वो व्यक्ति वहाँ करके पढ़ेगा। क्योंकि पता है ये देख रहे हैं ना, पूरे बांका में क्लास नहीं चलता, अधिनियम का एक्ट का नहीं चलाता कोई नहीं। और पूरे कंप्यूटर क्लास की सच्चाई बताता हूँ, यही है आप लैब में बैठो टिपिर टापिर करो और भैया वापस घर चले जाओ, जो आपको बता सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कहाँ पता किसी आपको कंप्यूटर शॉर्टकट की हमने आपको बताया। फिर से एक बार नोट करा देता हूँ, कंप्यूटर के शॉर्टकट्स की बेसिक जो फंक्शंस हैं और जो बेसिक आपके फार्मूला हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के और MS एक्सेल के, जिसमें आप जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। हमने एक दिन बताया था यहाँ पे प्रोजेक्टर पर कि कैसे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमने डाटा डाला 100 + 200 तो ऑटोमेटिक 300 हो जाता था ना। 100 + 200 300 ऑटोमेटिक हो जाता था, क्योंकि हमने वहाँ पर फार्मूला को पुट किया। तो ये चीज़ हमने एक्सेल को ख़त्म कर दिया है पुराने बैचेस के लिए। अब उसको सिर्फ क्या बताने हैं, हमको फार्मूला बताने हैं। पावर पॉइंट को भी हमने एक दिन बता दिया है, उसको आप लोग यहाँ पर एक दिन बोले थे कि भैया आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कैसे बनेगा, बोले थे ना। तो आप लोग एक बार फिर से क्या पुराने और नए बैचेस को मिला करके मैं फिर से एक बार बता दूंगा और आप लोग वहाँ पर ट्रायल करिएगा। आपको फॉर्मेट दे दिया जाएगा, आप फॉर्मेट 4 दिन ट्राई करना है, मात्र 4 दिन फॉर्मेट को ट्राई करिए, सब बन जाएगा। आपको याद रखना है बस शॉर्टकट की कि किस शॉर्टकट की से क्या होता है, और जो टाइपिंग करते हैं उस टाइपिंग को आप लोग को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब ये वैकेंसी आएगी आज से 2 महीना 3 महीना बाद तो आएगी ही आएगी, इसमें आएगी। ये कंप्यूटर की ही वैकेंसी है, इसमें आने ही आनी है। आपको टाइपिंग आने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक टाइपिंग में आपको 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट आपको जानकारी होनी चाहिए, ये कर लीजिएगा। और आपको किसी को भी बेफिक्र हो करके रहिए, आपको जितनी जानकारियाँ होना है आपको देनी है, मुझे वो सारी दे देंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम आपके लिए समर्पित हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर? जाइए जिसका क्लास है क्लास कर लीजिए।